वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग 12th सीबीएसई के सिलेबस से पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसमें हमने सीखा कंबाइंड लॉरेंज फोर्स के बारे में। और कंबाइंड लॉरेंज फोर्स की एप्लीकेशन जो साइक्लोट्रॉन में हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें पढ़ना है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल लास्ट टर्न पे हमने समझ लिया है। अब आज के इस वीडियो में मैं उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो साइक्लोट्रॉन कैसी होती होगी। सो जस्ट इमेजिन। वैसे तो आप इमेज देख चुके हैं उसकी कैसी है साइक्लोट्रॉन, फिर भी अगर हमें एक प्रोटोटाइप बनाना हो, छोटा मॉडल बनाना हो, तो साइक्लोट्रॉन कैसे दिखेगी बच्चों? जैसे रोटी रखने वाला कटोरदान होता है, वो स्टील का डब्बा, उसको मान लीजिए बीच में से आपने आधा काट लिया, और वो डब्बा जो है वो काफी बड़ा है। कितना बड़ा है? हमारे डिश एंटीना के साइज के बराबर है। जस्ट इमेजिन। तो अभी आपके पास दो हॉलो डी शेप्ड कंडक्टर हैं, और ये किसके बने होने चाहिए बच्चों? मेटल ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने दे, यानी मैग्नेटिक शील्डिंग ना करे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रोके। यानी कंडक्टर तो चाहिए हमें, कंडक्टर होना चाहिए, पर ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने दे। तो कोई वीक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले तो चलेगा, वीक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले तो चलेगा, पर अगर हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया तो नहीं चलेगा। यानी ये डी लोहे की तो नहीं बना सकते हम, हाँ तांबे की हम बना सकते हैं, कॉपर की देखने में आई कुछ जगह कॉपर की, या फिर ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने से ना रोके, इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जाने से रोके, ऐसा कोई कंडक्टर। तो हमने ये मेटल के दो हॉलो डी शेप कंडक्टर बनाए। अब इनको कैसे अरेंज करना है और ये सिस्टम कैसे काम करने वाला है टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल फॉर वेरियस पर्पसेस, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जैसे कि फॉर मेकिंग रेडियो ट्रेसर्स, फॉर रिसर्च पर्पस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक्सेलरेट कैसे करना है बच्चों, सीखते हैं अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना होगा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है? राजस्थान बोर्ड में आ सकता है, और कहां आ सकता है बच्चों? बिहार बोर्ड में आ सकता है, स्टेट बोर्ड में आ सकता है, पर साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन 2021 में सीबीएसई में आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद साइक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जैसा आपको पता है लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने इसे डिजाइन किया था। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। प्रिंसिपल के बाद आपको डायग्राम लिखना होता है सीक्वेंस में। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। प्रिंसिपल हम लास्ट लेक्चर में लिख चुके हैं। सो डायग्राम लॉजिकली कैसे बनाना है वो समझेंगे। आप एक लाइन खींचिए, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, और उसके पैरेलल में एक और लाइन पर स्लाइटली ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब आप ये देख रहे हैं, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, इट मींस इट इज कॉल्ड ऑफसेट। तो थोड़ा सा ऑफसेट करके आपने ये दो लाइन खींची। अब आपको क्या करना है? डी शेप बनाना है इधर, है ना, इधर ये डी शेप। बच्चों एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें नंबर तो मिल जाते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समझने की दृष्टि से वो डायग्राम, उसमें थोड़ी सी डिटेल्स कम है समझने की दृष्टि से। पर आप देखेंगे ये जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, इसमें वो कमी हम पूरी कर देंगे, यानी विद सम एक्स्ट्रा डिटेल, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बनने वाली है। अच्छा, नंबर तो दोनों में मिलेंगे, चॉइस आपकी है, आप वैसा बनाना चाहें या ऐसा बनाना चाहें। इसमें अब मैं लगाने जा रहा हूं बच्चों 3D इफेक्ट। तो जैसे स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं ना पिक्चरों में, तो 3D इफेक्ट, जिससे कि ये आपको फील आ जाए, ये लगे कि हाँ इसमें कुछ खोखला यानी हॉलो पार्ट है, हॉलो पोर्शन है। So this D contains hollow portion। इसको मैं नाम देता हूं D1 और इसको मैं नाम दे देता हूं
D2। तो जैसे रोटी रखने वाला वो कटोरदान था, उसको हमने बीच में से आधा काटा, तो ये हमें दो हॉलो डी शेप्ड कंडक्टर्स मिल रहे हैं। जिस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही धकेलेगा, और डायरेक्शन देने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसा हमने प्रिंसिपल में समझा था। तो क्या करना होगा आपको, इस कंडक्टिंग डी के मटेरियल्स को, यानी दोनों डीज को हम जोड़ देंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। अब ये क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखकर दिखाते हैं, H यानी हाई, F यानी फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप गलत प्रोनाउंस करेंगे तो आपके बाद वाले सब गलत प्रोनाउंस करेंगे। कुछ बच्चे प्रोनाउंस करते हैं ऑक्सीलेटर, इट इज नॉट ऑक्सीलेटर, दिस इज ऑसिलेटर। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज नथिंग बट एसी सोर्स। ये होता है एसी सोर्स, कई जगह आप देखेंगे ये सिंबल बना हुआ मिलेगा, दिस इज सिंबल फॉर एसी सोर्स। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी। कितनी हाई, जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत कम, थोड़ा, तो जब तक आप उसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर उसको नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक मीनिंगलेस है, ऐसी बातें करना बेकार। सो कितना, अराउंड 10⁶ हर्ट्ज, बहुत ज्यादा। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से ये डीज की पोलैरिटी को चेंज करेगा। साइनोसॉइडल एसी से आप फैमिलियर हैं, तो यहां से साइनोसॉइडल एसी जाएगी किसी इंस्टेंट पे, जब D1 हायर पोटेंशियल पर होगी यानी पॉजिटिव होगी, तो उसके रिस्पेक्ट में D2 लोअर पोटेंशियल पर यानी नेगेटिव बनेगी, और अगले ही इंस्टेंट पे जैसे ही साइकिल चेंज हुआ ये पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब D1 हो जाएगी नेगेटिव, D2 हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसका काम है पोलैरिटी चेंज करना। उससे क्या फायदा हुआ, ये मेटल के डीज है बच्चों, जैसे कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो ये जो मेटल के डीज हैं, इसमें एक डी अगर पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होगी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कभी तो होगा इस तरफ, कभी होगा इस तरफ, डिपेंड करेगा कि कौन सी डी पॉजिटिव है। तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कहां पर, बीच में, खाली इस गैप में, जो कि नेग्लिजिबल साइज का है, एक छोटा सा गैप है, इतने गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही पार्टिकल को कहां घूमना है, डी के अंदर, जहां रोटी रखते हैं इस कटोरदान में, वहां घूम रहा है पार्टिकल, तो वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है वहां पर, उसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहुंच नहीं सकता। इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना है हमें, वो पूरी जगह में है। मैंने बनाया बच्चों इसको वर्टिकल है, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टली होती है। ये डीज हॉरिजॉन्टली अरेंज की जाती है, जैसा आपने देखा भी था डायग्राम में, फोटो में, और अभी मैं दोबारा भी दिखा सकता हूं आपको। तो ये डीज हॉरिजॉन्टली अरेंज हो सकती हैं, अरेंज होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं हम ऊपर से और नीचे से। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा। अब उसको क्रॉस से दिखा सकते हैं, उसको डॉट से दिखा सकते हैं। लॉजिक क्या है, क्रॉस से दिखाएं या डॉट से दिखाएं, और क्यों? तो लॉजिक को समझो बच्चों। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता हूं सेंटर ऑफ द डी, यहां हम इसे दिखाते हैं सिंबल आई से। आई स्टैंड्स फॉर आयन सोर्स, उसको हम अलग से लिखेंगे, ये तरीका है डायग्राम बनाकर उसमें मौजूद कंपोनेंट्स की डिटेल को, जैसे बोलते हैं आपसे डिमांड करते हैं लेबल डायग्राम बनाओ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि यहां पूरा आयन सोर्स लिखूंगा तो प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आई लिखा वहां पर, आई लिखकर यहां लिख दूंगा, आई मींस आयन सोर्स। आयन सोर्स क्या, जैसे मान लीजिए मैं अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहता हूं, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, He2 4। तो वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। जो भी इसका सोर्स होगा, अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, उसको हम यहां रख देंगे, वो अल्फा पार्टिकल हमें अवेलेबल कराएगा। तो मान लीजिए उस अल्फा पार्टिकल को नीचे की तरफ रिलीज किया गया, जो भी उस मिनिमम एनर्जी उसके पास थी, रिलीज किया गया, निकलने में जो एनर्जी उसको वो लेकर निकला था, अराउंड स्पीड होती है उसकी c/100 के ऑर्डर की, तो c यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया इस समय। सपोज सिचुएशन ये है कि HF ऑसिलेटर जो पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है एट दैट इंस्टेंट D2 इज नेगेटिव,
D2 नेगेटिव है, तो हम क्या चाहेंगे कि अल्फा पार्टिकल किधर मुड़ेगा, या नहीं चाहेंगे तो भी अल्फा पार्टिकल किधर मुड़ेगा, D2 की तरफ। तो हम ये चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी उसको सपोर्ट करे, उसके मोशन को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर घुमवाएगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है अभी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो पार्टिकल घूम रहा है टुवर्ड्स D2, टुवर्ड्स राइट। तो हम ये चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी उसको सपोर्ट करे, तो या तो V क्रॉस B लगा के क्रॉस प्रोडक्ट से, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं बच्चों इसकी। अगर मैं V क्रॉस B से निकालता हूं, सो हियर इज V, अगर B अंदर की तरफ हुआ तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होना चाहिए, क्रॉस से दिखाएंगे। दूसरा लॉजिक, अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं तो मैं अपना लेफ्ट हैंड लेता हूं, इस अंगूठे और पास की दोनों उंगलियों को मैं फिक्स करता हूं, और अब मैं देखता हूं पार्टिकल मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी ये फर्स्ट फिंगर इनवर्ट्स हुई तो अंगूठा बता रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स, मेरा इधर से देख रहा हूं तो राइट, ओके। तो उधर D2 की तरफ हम चाहते हैं वो डाइवर्ट हो। सो व्हाट टू डू, हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने वाले बच्चों क्रॉस से, जो कि D के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब ये सारे क्रॉस कैसे होने चाहिए, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन, और हम यहां पे मार्क कर देंगे ये है मैग्नेटिक फील्ड B, लाइक दिस। तो कंस्ट्रक्शन में हमने दिखाया, अब हम इसी कंस्ट्रक्शन में चार्ज पार्टिकल का मोशन भी दिखाने वाले हैं, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। सो लेट्स सी चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, जिसे हमने छोड़ा है वो जैसे ही एंटर करेगा D2 में, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है उस पर, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। आसानी से समझने के लिए हम चीजों को आसान बना के समझते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाएंगे कि साइक्लोइड कैसे होता है, पाथ या कुछ, तो हम सीधे सिंपलिसिटी, सिंपल फॉर्म में इसको समझते हुए देखते हैं। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। लॉजिक क्या है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको घुमाना चाह रहा है, एक वो मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस, चार्ज पार्टिकल घूमेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, पर वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसको घुमाना चाह रहा है वो है इनवर्ड, तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने राइट हैंड रूल यूज किया, राइट हैंड से बताया आपको। जैसे एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो गया बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी ट्रेजेक्टरी उसकी सर्कुलर होगी। अब आपने देखा मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, एनसीईआरटी में डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया, यहां पर हम दिखा रहे हैं बिकॉज पार्टिकल जब अंदर चले गया डी के तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डॉटेड लाइन। सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद जैसे ये गैप में आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब भी पार्टिकल आधा चक्कर पूरा करके गैप में आए उतने टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाए। जैसे आपको पता है कि अगर साइनोसॉइडल ग्राफ में बनाता हूं साइन कर्व को फॉलो करते हुए, तो हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम नेगेटिव, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये इनपुट होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर ये चेंज स्मूथ नहीं होता, एब्रप्ट होता है, यानी ये कैसा वेवफॉर्म होगा, ये वेवफॉर्म होगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म मिलेगा। तो पोलैरिटी एकदम से चेंज हुई, पार्टिकल आया गैप में, पोलैरिटी चेंज हुई, मतलब अब D1 हो गया नेगेटिव और D2 हो गया पॉजिटिव। अभी तक क्या था, D2 नेगेटिव था, इसलिए अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर उसमें गया। अभी D1 हो गया नेगेटिव, तो पार्टिकल जब बीच में आएगा और D2 पॉजिटिव होगा तो D2 उसे धक्का मारेगा, धकेलेगा, रिपेल करेगा, D1 उसे अट्रैक्ट करेगा, तो पार्टिकल को किक मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं ना। उसको उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो पाथ की रेडियस भी बढ़ेगी, पर वो रेडियस एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो ऐसे आपको, मतलब इसमें आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे आप पाथ की रेडियस बढ़ा देंगे, पाथ कंटिन्यूएशन में चलेगा, पर आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप होने की वजह से रेडियस बढ़ती जाएगी ग्रेजुअली, उसके पाथ की रेडियस बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी अब उसके पास आ गई है। नेक्स्ट सेमी सर्कल, अब जैसे इसमें एंटर करेगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो अनदर सेमी सर्कल इसमें कंप्लीट करेगा, फिर जैसे गैप में आएगा फिर से वही कहानी,
ऑसिलेटर क्या करेगा, फिर से पोलैरिटी चेंज कर देगा, अब D2 फिर नेगेटिव, तो पार्टिकल फिर इसमें एंटर करेगा एंड सो ऑन, अगला सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा। ये कब तक चलेगा ऐसा, जब तक कि हम ये नहीं तय कर लें पार्टिकल कितनी एनर्जी का हमको चाहिए, जब तक कि पार्टिकल रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एनर्जी गेन नहीं कर लेगा, क्योंकि हर बार एनर्जी गेन कर रहा है वो। अगर चार्ज है Q और इन दोनों डीज के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है V, तो एक पास में, सिंगल पास में वो एनर्जी गेन कर रहा है QV, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और एक चक्कर में 2 बार गुजर रहा है गैप से, तो 2QV एक चक्कर में, और 1 सेकंड में अगर n चक्कर लगा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो टोटल एनर्जी 2QV इंटू n, इतनी गेन कर रहा है 1 सेकंड में। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पार्टिकल जब सफिशिएंट एनर्जी गेन कर चुका होगा, आप देख रहे हैं बीच में मैं एरो लगा रहा हूं, फॉर्म लाइन बना रहा हूं, डी के अंदर डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो यहां प्रोविजन होता है एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट हम अंदर लगा देते हैं। देयर इज ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी, उसको हमने दिखाया स्मॉल डी से। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्मॉल डी क्या है, डिफ्लेक्टर। अब फिजिक्स बहुत आसान है बच्चों, जो नाम है वही काम है, डिफ्लेक्टर का काम है डिफ्लेक्ट करना। तो ये इस चार्ज पार्टिकल को उसके पाथ से, जो कि वो स्पाइरल पाथ में घूम रहा था, उससे डिस्टर्ब करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, किधर, टुवर्ड्स विंडो। इस डी में यहां पर एक खिड़की होती है, प्रॉपर प्लेस पर सारी सेटिंग ऐसे करके रखी जाती है। सो व्हाट इज W? W इज विंडो, खिड़की। तो ये डिफ्लेक्टर प्लेट अट्रैक्ट करके या रिपेल करके, जैसे भी सेटिंग हम बनाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव इसको, ये चार्ज पार्टिकल को विंडो की तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी। चार्ज पार्टिकल जो है विंडो से बाहर निकलेगा और जाकर जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए टारगेट पर जाकर स्ट्राइक करेगा। ये विंडो से बाहर निकला और यहां पर हमने रखा हुआ है टारगेट। जैसे मान लीजिए आप बनाना चाहते थे ऑक्सीजन, किससे, नाइट्रोजन से, तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का सोर्स यहां रखेंगे, दिस इज T, एंड व्हाट इज T? T इज टारगेट। ये सब इस तरह से लिखा जा सकता है, नेमिंग की जा सकती है। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक तरीका है। तो पार्टिकल जब यहां पे आके टकराएगा, नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में, और जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन काम करती है, वो भी हमने समझ लिया, प्लस इसका डायग्राम भी बना लिया। तो दिस इज कंप्लीट डायग्राम। ऐसा डायग्राम अगर आप वहां बना के आते हैं विद नेमिंग, तो आपको मिलते हैं पूरे नंबर। नाउ व्हाट, अब हमें लिखना है लैंग्वेज में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, वर्किंग में क्या लिखेंगे, तो मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कीजिए। ये डायग्राम आपको साथ में बनाना था, नहीं बनाया था, अगर खाली सुन रहे थे तो रिवाइंड करके जाओ और फिर साथ साथ में बनाओ लॉजिकल सीक्वेंस में। बच्चों पहले क्या बनेगा, बाद में क्या बनेगा, एक एक स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस में। ऐसे नहीं कि पहले कुछ भी जो आसान लगा वो बना दिया, बाद में कुछ और। फिजिक्स में डायग्राम लॉजिकल सीक्वेंस में बनते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस में डायग्राम बनाने के बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 hollow metallic D-shaped conductor, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्पेशली। इट कंसिस्ट ऑफ 2 hollow D-shaped conductors of non-ferromagnetic material arranged as shown in figure, perpendicular to a uniform magnetic field B and connected with a high frequency oscillator of suitable frequency। तो इतनी डिटेल काफी है, एज शोन। यानी कंस्ट्रक्शन तो इसकी छोटी सी है बच्चों, कौन किससे जुड़ा है, क्या दिख रहा है, वो आपने डिस्क्राइब कर दिया। नाउ कम टू द वर्किंग। वर्किंग क्या है, वर्किंग में क्या लिखेंगे। सो हेडिंग इज वर्किंग। मैं डिक्टेट कर रहा हूं ओरली, आप अपनी स्पीड के हिसाब से स्लो या फास्ट कर सकते हो वीडियो को। वर्किंग में हम बताएंगे जो मैंने अभी आपको समझाया, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो वर्किंग को। द
चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड, जिसे हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड, वो क्या लिया है हमने, पॉजिटिव लिया है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे से पॉजिटिव, से यानी माना कि, से पॉजिटिव इज रिलीज्ड एट आई, उसको हमने कहां पर रिलीज किया, आई, आयन सोर्स, सेंटर ऑफ द डीप, रिलीज एट आई, लेट, उस समय, एट दैट टाइम, जब हमने रिलीज किया, लेट एट दैट टाइम D2 has negative polarity while D1 has positive polarity. So what will happen? Then the particle will be accelerated towards D2, supported by magnetic field, supported by external magnetic field. ये भी सपोर्ट कर रहा है, वो भी उसको उधर भेजना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही खींच रहा है उसको। As soon as particle enters D2, अब यहां एक बात समझ लो बच्चों, यहां तक लिख लो पहले, वीडियो को पॉज करके, प्ले करके, जैसे भी, और फिर एक बात समझ लो, जब भी हम बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने बैठते हैं तो हम उसको ब्रेक करते हैं छोटे पैराग्राफ्स में, क्योंकि बहुत बड़ा एकदम लिखेंगे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल नहीं है, चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, और वो कॉपी इतनी पढ़ता भी नहीं है कोई। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको 3 या 4 पैराग्राफ में तोड़कर इसकी वर्किंग लिखेंगे। तो हमने लिखा as soon as it enters, यानी कौन, अल्फा पार्टिकल, it enters D2, इलेक्ट्रिक फील्ड stops acting because of the shielding effect, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना बंद कर देगा because of the shielding effect. So under the influence of magnetic field alone, आप एग्जाम में B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। So under the influence of magnetic field alone, it completes semicircle inside D2, यहां तक एक पैराग्राफ खत्म। पैराग्राफ चेंज, as soon as the particle reach in the gap, this is the gap between the D's, as soon as particle reach in the gap between the D's, the frequency of HF oscillator is so adjusted that polarity of D's get changed or reversed. Polarity of D's get changed. So now D1 has negative polarity, and thus the particle get accelerated towards D1 with increased path radius and velocity and energy. Increased path radius, R बड़ा, velocity and energy. यहां सेकेंड पैराग्राफ खत्म। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, हमने बता दिया एक बार कि हाँ भाई क्या हो रहा है, जैसे वहां पहुंच रहा है पोलैरिटी चेंज हो रही है। नाउ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, कब तक कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, अंटिल द पार्टिकल एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, जब तक कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं आ जाती जितनी की चाहिए। अंटिल द पार्टिकल एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी, आफ्टर दैट द पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड using deflecting plate towards window, towards की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे through the window, particle is deflected using deflector through the window towards the target, through the window towards the target to complete the required reaction. तो ये हुआ बच्चों पूरा प्रोसेस, ऐसा हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गई वर्किंग। अब इसका डेरिवेशन पार्ट आता है, यानी इसमें डेरिवेशन इन्वॉल्व है, इनबिल्ट है। वर्किंग हमने समझ ली पूरी। तो डेरिवेशन में हमें बताना है कि भाई ये टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि प्रूव करो, जो प्रिंसिपल है इसका, कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वो पाथ रेडियस या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, तो वो प्रूव करने के लिए भी हमें करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में बोलते हैं ऑब्टेन रेजोनेंस कंडीशन इन साइक्लोट्रॉन। रेजोनेंस आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लें। 11th क्लास में रेजोनेंस इंट्रोड्यूस होता है बच्चों। तो रेजोनेंस का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी मैच होना, ठीक है। रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस इज ए स्पेशल कंडीशन इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम ड्यू टू फ्रीक्वेंसी मैच। फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां आपसे पूछते हैं साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, उसका क्या मतलब है, तो वो भी हमें समझाना होता है कि
रेजोनेंस कंडीशन साइक्लोट्रॉन में क्या है। तो डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो डेरिवेशन पार्ट में आपको क्या लिखना है, हमें पता है यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डेरिवेशन आप लगा सकते हैं, फिर लिखेंगे हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड to move in circular path is provided by magnetic Lorentz force. So we may write डैश लगा देंगे और आप लिखेंगे अब mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू qvb। ऐसा क्यों, रेफरेंस साइड में लिख सकते हैं थीटा 90 डिग्री होने की वजह से, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां से रेडियस का एक्सप्रेशन मिल रहा है बच्चों। तो रेडियस कितनी मिल गई, r इक्वल टू mv अपॉन qb। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। इसको इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। ये इस तरह का डेरिवेशन हमने लॉरेंज फोर्स में पढ़ा था। सो वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं क्यू बी आर अपॉन एम। कौन कौन से एक्सप्रेशन आपको निकालने, किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्वेश्चन में जो जो पूछा है उसके हिसाब से आपको काम करना है। एंड काइनेटिक एनर्जी, उसकी बात करें, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी, तो बच्चों मैं यहां पे क्या करूंगा, मैक्स सबस्क्रिप्ट में लगा दूंगा। ये तब होगा जब r मैक्स होगा, बिकॉज चार्ज पार्टिकल का चार्ज आप चेंज करने वाले नहीं है। एक बार वो चार्ज मिल गया, वो मिल गया, b चेंज नहीं कर रहे हैं, m उसका मास चेंज नहीं हो रहा, बस रेडियस चेंज हो रही है जब ये बड़े सर्कल में घूम रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर मैं पता करना चाहूं तो वो हो जाएगा इतना। तो वो एक्सप्रेशन जब मैं जैसे v की वैल्यू रखता हूं, m से m कट जाता है और मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन एक m बच जाता है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम ये पता कर सकते हैं टाइम पीरियड आल्सो करके, आल्सो टाइम पीरियड कैपिटल T हम जानते ही होता है, एक चक्कर लगाने में क्या लगता है 2 पाई r डिस्टेंस, और डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से। अब आपको यह समझना है कि आधा चक्कर अलग रेडियस के साथ है, आधा चक्कर अलग रेडियस के साथ है। तो हम चाहे तो इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और हम चाहे तो इसको आसान बना सकते हैं। आगे हमें पता है कि जैसे मैं रेडियस की वैल्यू रखूंगा mv अपॉन qb, v कटने वाला है, या v की वैल्यू रख दूंगा qbr अपॉन m, तो रेडियस कटने वाली है, यानी रेडियस मैटर नहीं करेगी यहाँ पे टाइम पीरियड में। ये प्रूव भी करना है हमको। पर कैपिटल T को ब्रेक करके मैं लिखता हूं ट्वाइस ऑफ स्मॉल t, जहां पर स्मॉल t टाइम है आधा चक्कर पूरे करने का। तो ये बनता है 2 इंटू स्मॉल t बनता है आधा चक्कर में डिस्टेंस पाई r है, वेलोसिटी v आधे चक्कर के दौरान तो फिक्स है क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं लगा है। नाउ व्हाट इट बिकम्स 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू हमने रखी mv अपॉन qb, एंड हियर वी गेट 2 पाई m अपॉन qb, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो हमें मिलता है इसका उल्टा, यानी qb अपॉन 2 पाई m। हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, नहीं लिखा है तो। यहां तक लिखने के बाद आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्लियरली, स्पष्ट है कि क्लियरली टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रेडियस एंड वेलोसिटी। वही प्रिंसिपल भी है इसका। कंटिन्यू करेंगे। सो वी कैन कीप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। इतनी रख सकते हैं, सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। कैसे? जैसे ये आधा चक्कर पूरा करेगा
ऑसिलेटर क्या करेगा, वो आधा साइकिल कंप्लीट करेगा, तो अगले आधे चक्कर में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो यहां से वोल्टेज या करंट भेज रहे हैं, हम वोल्टेज लगा रहे हैं, उसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी आधे साइकिल में। तो वी कैन कीप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सेम एज frequency of revolution, not rotation, revolution of the charged particle, and this is called condition of resonance in cyclotron। कि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने मैच करा दी, ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से पोलैरिटी चेंज कर रहा है और पार्टिकल के घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को आपने मैच करा दिया, बोथ द फ्रीक्वेंसी गेट मैच्ड, सो सोर्स से एनर्जी का ट्रांसफर पार्टिकल को मैक्सिमम होगा। So this is called condition of resonance in cyclotron, इसी को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच हो गई। अब एक दो चीजें और इससे जुड़ी हुई वो समझ लेते हैं हम, और उसके बाद जो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं कि इससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते, पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते, लाइट वेट पार्टिकल को, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बच्चों। तो एक दो चीजें और क्या है, द एनर्जी गेन बाय पार्टिकल इन सिंगल पास, जो मैंने ओरली अभी डिस्कस किया था, इस QV, अगर चार्ज Q है और V इज अ पोटेंशियल, V देखो गौर करो, ये छोटा V है, छोटा V वेलोसिटी का, ये बड़ा V है पोटेंशियल का, तो QV है सिंगल पास में, तो एक चक्कर में 2QV, क्योंकि दो बार गुजरेगा ऊपर से नीचे से, तो एक सेकंड में इंटू न्यू, ये देखो ये न्यू है, अलग अलग तरह से बना है ना, तो ये है एक सेकंड में गेन्ड एनर्जी बाय दिस चार्ज पार्टिकल। तो ये हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में ये डेरिवेशन कर लिया, इसको समझ लिया, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमने देख लिया, साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस कंडीशन क्या उसको समझ लिया, इसके बेसिस पे किस किस तरह के सवाल आते हैं जिनका जवाब हम दे सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है बच्चों, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप ट्यून्ड, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स एंड हैप्पी लर्निंग।